राष्ट्रपति के रात्रि भोज में 2 पूर्व पीएम शामिल नहीं होंगे। रात्रि भोज में 2 पूर्व प्रधानमंत्री शामिल नहीं होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा श्री देवेगौड़ा राष्ट्रपति के रात्रि भोज में नहीं जाएंगे। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है। मनमोहन सिंह और देवेगौड़ा ने केंद्र सरकार को सूचित किया है। रात्रि भोज में आने पर असमर्थता जताई गई है। स्वाति पाठक संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है? दोनों ही पूर्व पीएम की तरफ से क्या जानकारी दी गई है इस डिनर कार्यक्रम में शामिल न होने को लेकर? शांतनु, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है क्योंकि आज G20 समिट को लेकर राष्ट्रपति द्वारा रात्रि भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आमंत्रित किया गया, HD देवेगौड़ा को आमंत्रित किया गया। लेकिन ये 2 जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, माफ कीजिएगा, पूर्व प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है और ये केंद्र सरकार को सूचित कर दिया गया है कि वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से रात्रि भोज में नहीं पहुंच पाएंगे। और चूंकि स्वास्थ्य मनमोहन सिंह की ठीक नहीं है, ये कहा गया है और ये कहते हुए सूचित भी किया गया। आज रात्रि भोज है जिसमें चाहे हम उत्तर प्रदेश के हेलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, सिद्धार्थ कलहंस हमारे साथ जुड़ गए हैं, आर्थिक विश्लेषक। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। G20 सम्मेलन का आगाज हो चुका है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कहा जाए अफ्रीकन यूनियन को चूंकि इसमें शामिल कर लिया गया है भारत के तौर पर, भारत की एक कूटनीतिक तौर पर बड़ी जीत के तौर पर इसको देखा जा रहा है। किस तरह से आप इस पूरे G20 सम्मेलन, इसके आयोजन और तमाम देशों को चूंकि आयोजित यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, तो आप किस तरह से इसको देखते हैं सर? देखिए, कूटनीतिक और सामरिक दृष्टिकोण से अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया जाना भारत के हित में है। दूसरी बात, भारत के आर्थिक हितों के लिए भी भारत का हाल के दिनों में काफी व्यापार अफ्रीकी कई देशों के साथ रहा है। खासतौर पर खाद्य पदार्थों के मामले में हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे आयात निर्यात का सिलसिला चल निकला है अफ्रीकी देशों के साथ। ऐसे में अफ्रीकी यूनियन का G20 का सदस्य बनना हमारे साथ उनके संबंधों को और प्रगाढ़ करेगा और G20 समूह के लिए पूरी तौर पर ये एक फायदे का सौदा होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा बाजार है इन अफ्रीकी देशों में। जहां तक भारत को G20 देशों के शिखर सम्मेलन की बात से मिलने वाली प्रमुखता की बात कही जाए तो अलग अलग देशों के साथ अलग अलग शिखर वार्ताएं भी इस सम्मेलन के दौरान होंगी। अलग अलग उनके साथ चर्चाएं विमर्श भी होंगे। हमारे देश के प्रमुख उद्यमी उन देशों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। ये कुल मिलाकर भारत के आर्थिक तरक्की के लिए और औद्योगिक विकास के लिए भी G20 का सम्मेलन एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसके अलावा एक जो सांस्कृतिक संबंध बनते हैं, एक साथ जब 20 देशों से भी ज्यादा देशों के लोग प्रतिनिधि यहाँ पर इकट्ठा होते हैं भारत में और भारत की संस्कृति के बारे में जानते हैं, तो सांस्कृतिक संबंधों के भी विकसित होने का एक मौका मिलता है। साथ ही भारत के पर्यटन को भी, जो कि बहुत तेजी के साथ हमारा ग्रोइंग सेक्टर है, उसको एक बढ़ावा मिलेगा। शायद इसलिए ही अलग अलग राज्यों की थीम, अलग अलग राज्यों का खान पान, अलग अलग राज्यों के उत्पाद और तमाम इस तरह की चीजें जो है वो शोकेस की गई हैं इस G20 सम्मेलन में, जिससे कि भारत को आगे पर्यटन की दृष्टि से भी वो एक लोगों को, G20 समूह के देशों के नागरिकों को यहाँ आकर्षित कर सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ कलहंस जी हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, G20 सम्मेलन का आगाज हो चुका है और आपको बता दें अफ्रीकी यूनियन G20 का अस्थायी सदस्य बन गया है। 55 देशों का ये समूह है अफ्रीकी यूनियन, जिसकी एंट्री हो गई है G20 में। तो कहा जा रहा है कि बेहद महत्वपूर्ण भारत के लिहाज से अगर देखा जाए। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर
प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा।